प्रकृति के उपहारों का आओ हम सम्मान करें, अपने जीवन का प्रकृति से पहचान धरे। सुकुमार प्रकृति की कोमलता में न भौतिकता का अवसाद भरे, नव विकास की नव चेतना लेकर संग प्रकृति उन्नति की उड़ान भरे। झारखंड देश के उन राज्यों में है जिसकी प्राकृतिक बनावट लोगों के सौंदर्य बोध को बढ़ाता है। यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के दर्शन को बयां करता है। वनों, पहाड़ों, नदी, झरनों का यह प्रदेश अकुत खनिज संपदा के लिए विश्व प्रख्यात है। ये कृषि के क्षेत्र में न केवल अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब रहा है, बल्कि काफी लंबे समय से तसर का उत्पादन कर रहे झारखंड को देश और दुनिया में स्थापित किया है। चूंकि झारखंड वनों की भूमि है, इसलिए यहाँ रेशम कीट पालन के लिए अनुकूल वातावरण और व्यवस्था भी मौजूद है। यही कारण है कि तसर उत्पादन में झारखंड देश में पहला और विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम तसर के बारे में जानकारी देने वाली हो। बिल्कुल सही। कहीं तुम सारंडा वन की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, तुम सही समझी। हम उसी रास्ते पर हैं। रांची से करीब 60 किलोमीटर के बाद एशिया का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र सारंडा शुरू हो जाता है, जो उड़ीसा की सीमा को छूता है। तो एक्साइटेड हो? चलो मैं दिखाऊं तुम्हें वो जंगल। रांची से जब हम सारंडा की ओर बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में मिलता है खूंटी। यह एक ऐतिहासिक जिला है। इसी जिले के उलिहातू गांव में झारखंड के वीर सपूत बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिया था। बिरसा एक क्रांतिवीर के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। रास्ते में खूंटी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है पंचघाट, जो टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लो, अब हम आ गए हैं पंचघाट, यानी 5 छोटे छोटे झरनों का समूह। बात ऐसी है पूजा कि झारखंड की बात हो और झरने ना दिखे तो सब कुछ मानो अधूरा सा लगता है। दूर पर है हिरनी फॉल, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं आप लोगों को वहां भी लेकर चलूंगी। हम सारंडा के घने वन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यह क्षेत्र जल संपदा कहें या वन संपदा, दोनों में ही परिपूर्ण है। पर एक वक्त था यहाँ के जंगल अशांति का प्रतीक हुआ करते थे। विकास यहाँ से कोसों दूर था, पर कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ठीक जिस तरीके से इस जल ने हार नहीं मानी, उसी तरीके से यहाँ के लोगों ने भी हार नहीं मानी। अब जल को देख सकते हैं कि निरंतरता के साथ वह धरती पर बह रही है। ठीक उसी तरीके से तसर उत्पादन के माध्यम से विकास यहाँ पे धरातल तक आया, लोगों के घरों में दस्तक दे रहा है और आज वो खुद अपनी जुबान से अपनी विकास की कहानी बयां करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे। अभी हम सारंडा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ये करीब 80,000 एकड़ में फैला विशालकाय वन क्षेत्र है। 700 दुर्गम पहाड़ियों वाला यह क्षेत्र अत्यंत रोमांचकारी और अद्भुत नजारों से भरा है। टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ रास्ते जीवन के संघर्ष और उसकी वास्तविकता से हमें रूबरू भी कराते हैं।
तो हम पहुंच चुके हैं चक्रधरपुर के बनसाई गांव में और मेरे साथ हैं भोलानाथ महतो और नीलमोहन महतो जी, और ये यहाँ के स्थानीय सिल्क रिसर्च सेंटर के साथ काम करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क है। तो मुझे ये गांव के अंदर लेकर जाएंगे और सारे ग्रामीणों से मिलाएंगे जो तसर सिल्क में काम कर रहे हैं और कैसे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है, हम उनसे बात करके जानेंगे। तो आप ये बनसाई में कब से तसर की खेती कर रहे हैं? हम लोग परदादा से हम लोग खेती करते आ रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में 1994 में हम ट्रेनिंग लिए थे चक्रधरपुर में, साउंडिक धर्मशाला में। 25 दिन का ट्रेनिंग था। उसके बाद जो भी सुविधा सरकार की ओर से दे रही है उसी के आधार पर हम लोग सब कुछ हम लोग करते आ रहे हैं। इसी से हम लोग का जीवन यापन भी होता है। हम लोग बैला को भी करते हैं और अपना खेत को भी उसी पैसा से हम लोग खेती कर रहे हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। साल के इन्हीं वृक्षों पर तसर कीटों का पालन यहाँ के आदिवासी वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसे सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। आज यहाँ के लोग तसर का उत्पादन कर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं और यहाँ सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप तसर की खेती में कब से आप कर रहे हैं यहाँ पे खेती? तसर की खेती हम लोग पूर्वज से खेती करके आ रहे हैं। पहले तो ये साइंटिफिक जमाना से तो नहीं हो रहा था कि अभी तो ये साइंटिफिक जमाना हो गया। साइंटिफिक जमाना में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया और ये बच्चा लोगों को ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं और बच्चे लोगों का भी ये पढ़ाई मजबूत से हो रहा है। दीपा, सारंडा वन तो अपनी नक्सली गतिविधियों के कारण पूरे देश में चर्चा में रहा है और वहां के लोगों को विकास की कभी कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आती थी। रेशम के कोमल धागों के सामने नक्सलवाद की कठोर अवधारणा खंडित हो चुकी है। विकास के नए राह प्रशस्त हो रहे हैं। आज यहाँ साल वृक्ष पर सपने पल रहे हैं। उन्नति और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। भोला, मैं यहाँ घने जंगल देख सकती हूँ, काफी खूबसूरत है और तरह तरह के पेड़ भी दिख रहे हैं, पर साल में देख सकती हूँ कि नेचुरल तरीके से यहाँ पाया जाता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि तसर की खेती में साल पे कितने डिपेंडेंट होते हैं यहाँ के किसान? ऐसे तो ये जो हमारा सारंडा जंगल है ये पूरा साल के पेड़ से ही भरा हुआ है। इसका जो है कि लाभ जो है किसान पहले सही से नहीं उठाते थे। पहले जो है इनको पता नहीं था कि कैसे खेती करना है और कमी थी उनको नॉलेज की। लेकिन अब जो है कि हम लोग को हमारे ऑफिस में जो अग्र परियोजना केंद्र है उनमें जो है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण पा करके जो है ये लोगों ना बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हैं और जो है कि अभी साल में इन लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनसे जो होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है और इससे जो होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है जो सिल्क का वो जो है कि काफ़ी अच्छा साल में जो है कि सबसे बढ़िया हम लोग का कोकून जो है कि वो बनता है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ के युवा और किसान कृषि को उद्यम की तरह ले रहे हैं
और उद्यमी किसान बनने की दिशा में अग्रसर हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। तसर के उत्पादन और यहाँ के सिल्क को पहचान दिलाने में तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह राष्ट्रीय सेवा संस्थान के रूप में तसर के विकास के लिए लगातार काम करता चला आ रहा है। पहले यहाँ के लोग परंपरागत तरीके से तसर का उत्पादन कर रहे थे, पर इस संस्थान ने किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ा। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में लगातार वृद्धि होती चली गई। मैं नील मोहन जी से अब जानना चाहूंगी कि पहले की स्थिति आपने देखी होगी कि यहाँ पे कैसे थी और किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है इन किसानों को, और क्या बदलाव आया है पहले के तरीके में खेती के और अब में। पूर्वज तरीके से जब खेती करते तो उन लोग को बहुत कम गोटी होता था, माने नई के बराबर होता था, जिससे उन लोग का जीवन यापन भी करने नहीं सकता था, उस टाइप का ये होता था। लेकिन अभी वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करते हैं इसमें से उन लोग को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है, जिसका और पहले क्या था कि पहले अर्जुन और आसन में ही खेती करता था, उन लोग को जानकारी का अभाव था, इसी में उन लोग खेती करता था। लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग अग्र परियोजना केंद्र बंदगांव में ट्रेनिंग दे के किसान लोगों को सिखाए कि साल में भी खेती किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ का किसान अभी धान का खेती छोड़ के तसर का खेती करने का सोच कर ये कर रहे हैं। हम हैं सारंडा के वन क्षेत्र में। आप चारों तरफ घने जंगल देख सकते हैं और साल के वृक्ष इस जंगल के नज़ारे को और भी अद्भुत बना देते हैं। ये वही वृक्ष हैं जिन वृक्ष पर यहाँ के लोगों के सपने पल रहे हैं, कुकून के रूप में, और यही कुकून उनको विकास के रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो इस विकास की कहानी में आइए हम और आप बनते हैं उनके सहगामी। रेशम कीट पालन ने जहां लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए, वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेशम कीट का पालन पेड़ पौधों पर होने की वजह से वनों की कटाई रुक गई है। वहीं लोगों के द्वारा पौधे रोपण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम हैं सारंडा के घने वन क्षेत्र में और चारों तरफ आप देख सकते हैं साल के वृक्ष हैं, और इन्हीं वृक्ष पर होता है कुकून, जो यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। एक वक्त था जब यह पूरा क्षेत्र नक्सलवाद क्षेत्र हुआ करता था और काफ़ी अशांति के लिए जाना जाता था, पर आज तसर की खेती से लाखों महिलाएं और पुरुष रेशम के धागों से अपना भविष्य लिख रहे हैं। यहाँ के किसान आज तसर का उत्पादन तो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, पर इनको उतना लाभ नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए, क्योंकि किसान कच्चा माल सीधे व्यापारियों को बेच देते थे। सारंडा के घने जंगलों से निकलकर अब हम आ चुके हैं बाजार में। आप देख सकते हैं ये है मंगला हाट। यहाँ पर आप सरकारी स्टॉल देख सकते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कुकून उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने का और यहाँ के दलालों के चंगुल से बचाने का। तो आइए हम बात करते हैं किसान भाइयों से और यहाँ के व्यापारियों से और जानते हैं कि उन्हें क्या मुनाफा और कितना मुनाफा मिल रहा है। अच्छा दीदी, आप यहाँ कब से कोश बेच रही हैं? 5-6 साल। और यहीं पे क्यों बेच रही हैं? ये सरकारी स्टॉल है तो आप सरकारी स्टॉल में ही बेच रही हैं। अगर अलग से बेचेगा
तो वहाँ ज़्यादा आपको मुनाफा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है? व्यापारी सब ले जाता है, कमती जैसे तैसे पैसा दे देता है, कहीं ज़्यादा दे देता है, कहीं कम दे देता है और ठका देता है, बोलता है इतना दिए उतना दिए, लेकिन घटे कमती रहता है, कभी ये होता है। और पैसा हम घर में हिसाब करते हैं तो कभी कम रहता है और जितना मेरा कोकून रहता है उतना पैसा नहीं रहता है। अच्छा, तो यहीं पे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। और वो सब कमती रेट से लेता है, ज़्यादा रेट नहीं देता है। बाजार में बेचने ऐसे खुले में और सरकारी में क्या फ़र्क पड़ जाता है आपको? व्यापारी को तारा दो कम गोनंग तक कोई दिखवा इंदो अन्य तसर ऑफिस विभाग रे यार दो पूरे तक सही रेट रगे ना में तना पैसा अच्छा को नडो ये रे सही रेट रे को मन तना। तो यानी कि सरकारी यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है ना? और इससे जो फ़ायदा आपको मिल रहा है, इतने पैसे अब बन रहे हैं, तो उसका आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करती हैं? कहाँ पे? इना इनके कहते हैं होन कोई पढ़ाई रे को तना इनते गाना वार या परिवार इन चलाए तना। हमारे साथ है राजेंद्र प्रसाद मंडल जी, जो कि यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी हैं आरएमबी के। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे किसानों की मदद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके सारे ये जो ऑपरेशंस हैं कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे मुआयना करते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके? एक्चुअली है क्या कि तसर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये 1972 में ओपनिंग हुआ था। इसके पहले जो था यहाँ का किसान उत्पादन करता था, तो इसके बाद आरएमबी कच्चा माल बैंक नहीं रहने पर किसान व्यापारी को बिक्री करता था। व्यापारी जो है वो उचित मूल्य नहीं देता था, इसलिए यहाँ का भारत सरकार सोचा कि भाई कि हम किसान इतना मेहनत करता है, उसको बेनिफिट करने के लिए हम एक कच्चा माल बैंक की स्थापना करते हैं। किसान को मोटिवेट करते हैं कि भाई कि इसका कीमत एक्चुअल कीमत है 3 रुपया 20 पैसा। यदि 3 रुपया 20 पैसा से कोई अधिक देता है तो आप उसको सेल कर दीजिए, और 3 रुपया 20 पैसा कम देता है तब हमको दीजिए, क्या कि हम उसका एक्चुअल कीमत देंगे हम 3 रुपया 20 पैसा। यदि 3 रुपया 20 पैसा से 3 रुपया 25 पैसा देता है तो 5 पैसा हम लोगों के चलते आपको बेनिफिट हो रहा है, और इसी के चलते किसान को भी बेनिफिट होता है। और उसके तहत मान लीजिए जहाँ कोई किसान हम रेट नहीं दे रहा है तो हम लोग आकर के हम लोग दे देते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपने देखा कि कैसे इसकी ग्रेडिंग की जाती है और कैसे कोष उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाया जा रहा है यहाँ पे सरकारी प्रावधान के जरिए। तो अब यहाँ से इस कोकून से रेशम के धागे कैसे निकाले जाते हैं और उन किसानों को कैसे फ़ायदा मिल रहा है और उनके लिए सरकारी कौन सी योजनाएं हैं, ये हम जानेंगे अब आगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ और जानती हूँ उनके जीवन में हो रहे बदलाव को। नमस्ते, मैं दीपा हूँ, मैं रांची से आई हूँ और तसर के सिलसिले में जानकारी थोड़ा उपलब्ध कर रही हूँ। तो आपके केंद्र में आई हूँ ताकि आप मुझे कुछ बता सके कि यहाँ पे किसानों की कैसे मदद की जा रही है, जो तसर की खेती करते हैं वो किसान, और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आपके इस केंद्र में। सबसे पहले तो यहाँ जो एक्टिविटी होती है उससे पहले मैं वाकिफ करवा देता हूँ आपको, अभी बाहर चल के जो एक्टिविटी है, उसके बाद इन बिटवीन आपको क्या प्रोसेस होता है, कब क्या होता है, ये सब बताएंगे। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, तसर से कितना फ़ायदा है लोगों को, ये सब आपको स्टेप वाइज हम बताएंगे। अभी तत्काल एक्टिविटी चल के देखें हम लोग। आइए
अब समझते हैं रेशम के धागे और वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को। ये हम लोगों का बीजागार, इसको कहते हैं बीजागार गृह। हर एक बीजागार गृह में 1-1 लाख ककून है टंगा हुआ। 4 बीजागार है हमारे यहाँ, 4 लाख ककून है। हर एक इसमें देखते होंगे कि 100 ये 5-5 का गुच्छा है, एक लड़ी में 100 ककून होगा। इस तरह से पूरे इसमें 1 लाख ककून है, जिससे हम लोगों को 20 से 25 हजार तक अंडा प्राप्त होगा। इस अंडे को हमको रेशम दूतों के बीच बांटना है। रेशम दूत होते हैं जो कृषक समूह के ग्रुप के लीडर, वो होते हैं रेशम। जैसे आप यहाँ पे आपने स्टोरेज बना रखा है तो आपके पास तमाम सुविधाएं हैं। यही रेशम दूत जब इस तरह का क्रॉप लेंगे, बीज से फिर इस तरह का ककून बनाएंगे, तो वो जो टेन्योर होता है बीजागार का 20 से 25 दिन का, वो अपने यहाँ करते हैं। इस स्टोरेज में मैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर भी यहाँ कंपैरेटिवली बाहर के कम है, तो क्या आप एक नियंत्रित तापमान मेंटेन रखते हैं यहाँ पे? हाँ ना, इसमें रखा जाता है, तापमान और आर्द्रता दोनों को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर जाड़ा के दिन में भी 30 से 33 के बीच रखा जाता है और गर्मी के दिन में भी कोशिश किया जाता है कि 33 तक ही रहे, ताकि ककून के अंदर जो पिपा है वो मरे नहीं। ये सब जो निकलेगा, इसमें धागा जब काटा जाएगा तो मोटा धागा थोड़ा निकलेगा, इसलिए अंडी का चादर, शॉल, बंदी, कुर्ता मोटा वाला, यही सब बनता है इससे। मेनली आसाम में होता है और आसाम के लोग इसको सिल्क बनाने के लिए नहीं पालते हैं, इसके प्यूपा को वो लोग खाते हैं, प्रोटीनस होता है। यहाँ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस बार किए हैं। अब इसका धागा निकलवाएंगे, देखते हैं कि कितना 200 DFL किए थे, इसमें से कितना धागा निकलता है। यहाँ सिर्फ रेशम कीट का पालन ही नहीं हो रहा, बल्कि इससे यहाँ धागे और वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है। झारखंड में वर्तमान समय में करीब 3000 मैट्रिक टन से ज्यादा रेशम का उत्पादन किया जा रहा है और आज लाखों महिलाएं और पुरुष सिल्क के धागे से अपना भविष्य बुन रहे हैं। अब तक रेशम उद्योग ने झारखंड में 2.5 से 3 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया कराया है और इस उद्योग में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती नजर आएंगी आपको महिलाएं। सूत निकालने से लेकर वस्त्र बनाने तक सबसे अधिक महिलाएं ही हैं। समाज में एक अलग पहचान दिलाई है इस उद्योग ने, महिलाओं को सशक्त बनाया है। तो आइए आज उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अच्छा दीदी, कब से इस काम में आप लगी हुई हैं? जी दीदी, तो हो गया 3-4 साल जैसा। तो पहले जो काम करती थी और अभी रेशम के धागे निकालने का काम शुरू किया आपने, तो उसमें क्या फ़र्क हुआ है? आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या कैसे बदलाव आया है? इससे तो फ़ायदा थोड़ा बहुत होता ही है और खेती बाड़ी के समय खेती बाड़ी भी करते हैं और क्या बोलेंगे, खेती बाड़ी जब ख़त्म करते हैं तब धागा में लग जाते हैं। तो कब से जुड़ी हैं दीदी इस काम? हम तो 1 साल हो रहा मैडम ट्रेनिंग करके। पहले हम नहीं किए थे ट्रेनिंग, तो कटिया मशीन जब आया था ना तब हम ट्रेनिंग नहीं किए थे, लेकिन हम उसमें घर में अपने से सीख गए थे चलाने के लिए। और चलाने के बाद फिर एक बार हम धागा भी जमा दे दिए थे, मेरा ट्रेनिंग नहीं तो हुआ नहीं था, तो हम दूसरे के खाता में डलवा दिए थे पैसा और उसको निकाले। जैसे साया खरीदो, ब्लाउज खरीदो, चूड़ी खरीदो, कुछ आने से कैसे लगता है अब मेरा पास पैसा रहता तो हम ले लेते, ये बात होता है ना। तब हम लोग सोचते कि आज मेरा पास पैसा नहीं, हम नहीं लेंगे, लेकिन जब से हम लोग धागा खोल रहे ना, ये हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है।
का गांव का सब महिला खोले थी धागा, तो हम सोचे कि हम भी खोलेंगे। उससे पहले क्या करती थी? पहले कुछ नहीं, घर में थे और खेती बाड़ी करते थे और जंगल जाकर लकड़ी लाते थे और कुछ नहीं। तो उस वक्त कितना कमा लेती थी और अभी कितना कमा रही हैं? खेती बाड़ी में तो कभी कभी होता है, उतना तो नहीं होता है, हर साल नहीं होता है ना, पानी की दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत होता है। इसमें ज़्यादा फायदा है? हाँ, ज़्यादा फायदा है। तो हम लोग का मशीन अच्छा से नहीं चलता है ना, नहीं तो इनमें तो अच्छा ही होता है। झारखंडी सिल्क की चमक ने देश और दुनिया में जो रोशनी बिखेरी है, उसका एहसास झारखंड वासियों को गर्व से भर देता है। किसानों और बुनकरों के जीवन में भी आशा की एक नई उम्मीद जगी है। विपन्नता के अंधियारे से निकलकर संपन्नता के उजियारे में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमने देखा कि इस क्षेत्र में आसपास के इलाकों में तसर की खेती ही लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय का जरिया रहा है। तो इसी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने यहाँ पर खादी पार्क की स्थापना की है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे है ट्रेनिंग केंद्र और मेरी बाईं तरफ है बिक्री केंद्र। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ के किसानों ने किस तरीके से रेशम की धागों से बेहतरीन कपड़े बनाए हैं। सारंडा की सिल्क पूरी तरह से ऑर्गेनिक सिल्क होता है, जिसकी मांग बाजार में काफी है। दुकानों में हर उम्र के लोगों के लिए परिधान उपलब्ध है। तो आज के सफर में इतना ही। अगले सफर पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। बदलते भारत की शान।